नमस्कार दोस्तों। इससे पहले अपन ने अरावली वाला रीजन देख लिया था। अरावली से पहले अपन ने मरुस्थल देख लिया था। मरुस्थल के सब डिवीज़न देख लिए थे। अरावली की मुख्य पहाड़ियों के बारे में देख लिया अपन ने। अरावली का विस्तार कहाँ किस किस राज्य में है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण में है। मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ। अब अपने भौतिक प्रदेश के दो भाग रह गए हैं, एक तो मैदानी भाग और एक हाड़ौती भाग। कौन कौन से भाग? मैदानी और हाड़ौती भाग। तो अपन शुरुआत कहाँ से करते? अपने 4 पार्ट देखे थे अपने भौतिक प्रदेश में, मरुस्थल, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार और अरावली। इसमें से अपने अरावली और मरुस्थल का भाग हो गया था। आज अपन पूर्वी मैदानी वाला भाग देखेंगे। मैदान का निर्माण कैसे होता है? कोई भी बड़ा मैदान होता है, किसी भी डिवीज़न का जो मैदानी क्षेत्र होता है, उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण उसके आसपास के जो नदियां हैं उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पर कैसी नदी है, मतलब पूरी अंतर्प्रवाही नदी है या साल भर बहने वाली नदी है या मौसमी नदी है, उसके हिसाब से वहाँ पर मैदान का निर्माण होता है। राजस्थान में जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर मुख्यतः चंबल नदी पाई जाती है। चंबल, माही नदी, बनास नदी, ये 3 मुख्यतः नदियाँ हैं। इनके कारण ये सदावाहिनी नदियाँ हैं, साल भर बहती है राजस्थान में। इस कारण यहाँ पर जो मैदान का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्वी का मैदान। तो अपन मैदान के निर्माण के बारे में क्या बात लिख सकते हैं? मैदान के निर्माण के बारे में क्या लिख सकते हैं? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मैदान का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से किसका निर्माण होता है? मैदानों का। ठीक है। तो जो ये पूर्वी मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ? नदियां जो अवसाद लाती है अपने साथ बहाव के साथ, उनका इसका निर्माण होता है। उसी पर वहाँ की मिट्टी डिपेंड करती है, कैसी होगी, उपजाऊ होगी या नपजाऊ होगी, वो भी अपन आगे देखेंगे। पूर्वी मैदान का जो काल है, जैसे अपने अरावली का प्री कैम्ब्रियन देखा था, तो जो पूर्वी मैदान का काल है वो क्या है? प्लेइस्टोसीन। इसका निर्माण काल क्या है? प्लेइस्टोसीन काल। कौन सा काल है? प्लेइस्टोसीन। ठीक है। तो पूर्वी मैदान में अपने क्या देख लिया? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है। पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है और इसका निर्माण काल कौन सा है? प्लेइस्टोसीन का। अब मैदानों को अपन अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। मैदानों को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से होंगे 3 भाग? एक तो अपना दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग बोल सकते हैं, माही मैदान वाला क्षेत्र या वागड़ के मैदान। दूसरा उससे जस्ट ऊपर अपना हो जाएगा बनास वाला। माही का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, महेंद्र झील, खमनोर की पहाड़ियाँ, विद्यन गगार से। फिर बनास नदी, महेंद्र झील, अमरेरू की पहाड़ियाँ और बनास खमनोर से। ठीक है। उसके बाद चंबल नदी। ये 3 जो नदी हैं, ये तीनों के नाम पर मैदान है। एक तो माही का मैदान हो गया, बनास बाणगंगा का मैदान हो गया और चंबल या डांग के मैदान। चंबल का दूसरा नाम डांग या बीहड़ भी कहते हैं। इस कारण इनके 3 भाग हो गए। किसके भाग हो गए? पूर्वी मैदान के। अब तीनों भागों के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। तीनों भाग कौन कौन से भाग है? 3। एक है अपना माही, या इसे बोल सकते हैं वागड़ का मैदान। ठीक है दोस्तों। दूसरा अपना हो जाएगा बनास या बाणगंगा का मैदान। बनास और बाणगंगा का मैदान। ठीक है दोस्तों। तीसरा अपना कौन सा हो जाएगा?
चंबल या डांग का मैदान, चंबल या डांग के मैदान। ठीक है, इन सब के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। किस कौन से क्षेत्र में है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा की उपजाऊ क्षमता कितनी है, और कौन कौन सी यहाँ पर फसलें पाई जाती है, इनके बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। तो अपना पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, माही या वागड़ के मैदान। पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, माही या वागड़ के मैदान। अगर इन तीनों को अपन मैप में देखें, तीनों को अगर अपन मैप में देखें तो ये रीजन है, यहाँ से अपने माही नदी, ये माही नदी वाला रीजन हो जाएगा, यहाँ पर वागड़ वाला क्षेत्र, ये बनास का रीजन हो जाएगा, बनास राजसमंद से निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, ये बनास का क्षेत्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना चंबल वाला क्षेत्र। ठीक है, और माही। ठीक है दोस्तों, अब अपना टॉपिक कौन सा है, माही या वागड़ के मैदान। वागड़ अपने पहले देखा था, कौन कौन से जिले आते हैं वागड़ में। जब राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल अपन देख रहे थे तो वागड़ के बारे में देखा था, वागड़ और बांगड़ के बारे में। इसमें से वागड़ में कौन कौन से आते हैं, जो नीचे वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो माही मैदान भी वही विस्तृत है, कहाँ पर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में। माही को अपन अन्य नामों से भी पुकारते हैं, माही को अपन छप्पन के मैदान भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या भाटी के मैदान भी कहते हैं अपन। ठीक है, और वागड़ एक नाम और हो गए। छप्पन के मैदान क्यों कहते हैं, पहले तो मैं 3 जिले लिख देता हूं, यहाँ के कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, और तीसरा कौन सा है, प्रतापगढ़। ठीक है, कौन कौन से जिले होंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, वागड़ क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर अपन एक छप्पन मैदान देख रहे हैं। ये जो मैदान है, ये माही के मैदान का जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है, डूंगरपुर को मैं नीचे लिख देता हूं एक बार। जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है, जहां पर 56 गांव स्थित है, 56 गांवों का समूह। ठीक है दोस्तों, इस कारण इस दोनों के मध्य के क्षेत्र को अपन 56 के मैदान कहते हैं। इन दोनों के जो मध्य के मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का, उसे अपन 56 के मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 56 गांवों का समूह है। आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति ज्यादा पाई जाती है। अब अगर अपन मैप में देखें, मैप में देखें तो कहाँ कहाँ है, ये अपना डूंगरपुर हो गया, इधर ये नीचे बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, और इधर हो जाएगा अपना ये प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये रीजन है माही या वागड़ के मैदान। अब यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हैं और मिट्टी कौन सी, तो अपन अगर मिट्टी के बारे में देखें तो यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, रेड लोमी, लाल चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है, अपने माही के मैदानों में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई माही के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो माही के मैदान में लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। एक तो अपना टॉपिक ये हो गया। दूसरा अपन क्या देख सकते हैं, जो लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है वहां पर कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जो माही वाला रीजन है, माही वाले मैदान है, वहां पर मुख्यतः चावल, मक्का और गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है,
अब अपन को यहाँ से एक और चीज़ें पता लगी क्या, कि भाई चावल, मक्का, गन्ना का उत्पादन कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होता है? लाल चिकनी मिट्टी में। ठीक है, कभी ऑप्शन में पूछ ले तो कौन सी मिट्टी है? लाल चिकनी मिट्टी। अब चावल को उस क्षेत्र में एक नाम से पुकारते हैं क्योंकि माही नदी है, माही नदी वाला क्षेत्र है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं? माही सुगंधा। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, कंटेंट आपको वही बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में आता है, हमारे साथ जुड़े रहना। तो जो ये चावल है, इसे इस क्षेत्र में, वागड़ वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं? माही सुगंधा। माही नदी द्वारा ये पूरा मैदान का निर्माण हो रहा है। अपन ने देखा था नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? माही नदी। तो यहाँ पर जो ये चावल की फसल है लाल चिकनी मिट्टी में हो रही, इसे अपन इस क्षेत्र में माही सुगंधा कहते हैं। और जो मक्का है इसे कहते हैं माही धवल। क्या नाम से देखते हैं? माही धवल। ठीक है, या फिर और बोल सकते हैं माही कंचन। ठीक है दोस्तों। और तीसरा कौन सा? अपना गन्ना। क्या क्या देख लिया अपन ने? माही या वागड़ के मैदान, माही नदी द्वारा लाए गए अवसादों से। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महन झील, अमरेरुकु पहाड़िया, विद्यन गगार, विद्यन पठारी क्षेत्र वो है, वहां से माही नदी का उद्गम होता है, बोरखेड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान। तो जो माही नदी द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उस कारण माही या वागड़ के मैदान का निर्माण होता है। उसे अपन छप्पन के मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य एक 56 गांवों का समूह है और उसके मध्य जो मैदान है उसे अपन छप्पन के मैदान कहते हैं। ये माही नदी का उपनाम है। ठीक है, 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। फिर इस मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस मैदानी क्षेत्र में लाल चिकनी मिट्टी उपस्थित है। फिर यहां पर कौन सी फसलें हैं? प्रमुख फसलें, तो यहां पर प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का और गन्ना। चावल को वहां पर क्या कहते हैं? माही सुगंधा। इस क्षेत्र में माही सुगंधा कहते हैं। मक्का माही धवल या माही कंचन। ठीक है, पूरी मैदानों को अपन 3 भागों में बांटा है, माही के मैदान, बनास बाणगंगा के मैदान और चंबल के मैदान। तो जो अपना माही वाला मैदान है वो पूरा हो चुका है। अगला अपना कौन सा है? चंबल, बनास बाणगंगा के मैदान। बनास या बाणगंगा दोनों अलग अलग नदियां हैं, बाणगंगा के मैदान। ठीक है दोस्तों, कौन से मैदान है अपने? बनास या बाणगंगा के मैदान। बनास नदी का उद्गम राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से होता है, जिसे वर्णासा वन की आशा भी कहते हैं। वन की मुख्य नदी है, उस क्षेत्र की मुख्य नदी है। इसको भी अपन आगे 2 भागों में बांटेंगे। तो अपना कौन सा मैदान है? बनास बाणगंगा का मैदान। अब इसमें पहला लेते हैं अपन बनास का मैदान। ठीक है दोस्तों, बनास नदी द्वारा लाए गए अवसादों से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बनास का मैदान। जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, है मध्य पूर्वी क्षेत्र है, उसके लिए बनास नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वन की आशा या वर्णासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा, या इसे बोलते हैं वर्णासा। ठीक है, ये प्राचीन नाम है बनास नदी का, महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बनास के मैदानों को भी अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है दक्षिणी बनास नदी जहां पर है, वहां पर जो मैदान के निर्माण होते हैं उसे कहते हैं दक्षिणी बनास, और दूसरा है उत्तरी बनास। ठीक है, मैप में देखते हैं अपन। यहाँ पर बीच में है राजसमंद, यहाँ से उद्गम होता है, इस साइड जाती है अपनी पूरी। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये तो हो गया दक्षिणी बनास, और इस वाला हो गया उत्तरी बनास। दक्षिणी बनास को अपन क्या नाम से देखते हैं?
ये जो नीचे वाला राजसमंद मेवाड़ क्षेत्र में आता है, तो इसे अपन देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ के मैदान। ठीक है। और जो उत्तरी बनास है वहां पर कौन से मैदान स्थित है? मालपुरा या करौली के मैदान। मालपुरा करौली के मैदान। ठीक है दोस्तों, बनास या बाणगंगा के मैदान। बनास के मैदानों को अपन दक्षिणी और उत्तरी बनास के आधार पर देखते हैं। दक्षिणी बनास में मेवाड़ के मैदान आते हैं, उत्तरी बनास में मालपुरा करौली के मैदान आते हैं। मेवाड़ रीजन आ गया, इस कारण कौन से जिले इसमें शामिल हो गए? एक तो हो गया राजसमंद, एक हो गया भीलवाड़ा, एक हो गया चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के मैदान में कौन से 3 जिले शामिल है? राजस्थान, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर राजसमंद, ये भीलवाड़ा हो गया इधर इस साइड उस भीलवाड़ा, और नीचे की साइड हो गया चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, अब मालपुरा करौली में, मालपुरा करौली में एक ट्रिक से देखे अपन ATMS, तो इसमें हो गया अजमेर, ये वाले क्षेत्र अजमेर, अजमेर नीचे टोंक और यहाँ पर सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो कौन से हो गए? अजमेर, टोंक टी से, और MS या SM से सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बनास और बाणगंगा के मैदान, दक्षिणी बनास, उत्तरी बनास। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं मेवाड़ के मैदान के रूप में, और इसको देखते हैं मालपुरा करौली के मैदान के रूप में। मेवाड़ के मैदान में राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। उत्तरी बनास में मालपुरा करौली के मैदान में अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। मैदान देख रहे थे अपन, माही के मैदान देख ली, बनास बाणगंगा में बनास के मैदान देख लिए। जो बनास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? अगर अपन मृदा को देखें यहाँ पर, तो कैसी मृदा है? भूरी मृदा। ठीक है दोस्तों, कैसी मृदा है? भूरी मृदा। तो अपन ने बनास के मैदान देख लिए पूरे ऑल ओवर, मेवाड़, मालपुरा, करौली, कौन से जिले हैं, कौन सी मृदा है। ठीक है, अब इसी में दूसरा कौन सा है अपना? बाणगंगा के मैदान। ठीक है दोस्तों, कौन से मैदान है? बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है उसका अपन को इतिहास पता है। अर्जुन की बाण से इसका निर्माण हुआ था, बैराट की पहाड़ी या जयपुर से। इस कारण इस नदी को बाणगंगा नदी कहते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र जो है बाणगंगा नदी का, वहीं पर बाणगंगा के मैदान स्थित है। तो वो कौन से जिले हैं? एक तो है अपना जयपुर, यहीं से निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। एक इससे नीचे वाला दौसा, ठीक है, जयपुर, दौसा, ये वाला क्षेत्र इसे क्या कहते हैं। और तीसरा अपना है भरतपुर। ठीक है, ये तीनों जिले हैं मुख्यतः बाणगंगा के मैदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बीच में है जयपुर, अपने जयपुर दौसा उसके नीचे, और भरतपुर बॉर्डर पे। तो ये जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? बाणगंगा के मैदान। हो गया दोस्तों, बनास के और बाणगंगा के मैदान हो गए, अपने माही के मैदान हो गए। अब नेक्स्ट अपने मैदान कौन से? चंबल या डांग के मैदान। तीसरे कौन से? अपने पूरी मैदानों के तीसरा भाग देख रहे हैं। अध्ययन की दृष्टि से अपन ने 3 भाग देखे थे, माही के मैदान, चंबल बाणगंगा के मैदान, बनास बाणगंगा के मैदान, और चंबल या डांग के मैदान। तो तीसरा कौन सा है अपना? चंबल के मैदान। ठीक है दोस्तों, चंबल या इसे अपन डांग क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, डांग क्षेत्र क्यों कहते हैं पहले तो ये बात देख लेते हैं। पिछली क्लासों में भी अपने देखा है, अब भी देख लेते हैं क्यों कहते हैं डांग। क्योंकि यहाँ पर अवनालिका अपर्दन, चंबल जो नदी है वो अवनालिका अपर्दन द्वारा यहाँ पर जो भूमि है उसको उबड़ खाबड़ कर देती है, या उत्खात या बेडलैंड के रूप में
देखती है। इस कारण इस क्षेत्र को अपन डांग या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़। ठीक है, ये अपना हो गया। किस कारण होता है? अवनालिका अपर्दन द्वारा, अवनालिका अपर्दन के कारण। ठीक है, यहां पर किसका निर्माण होता है? बीहड़ का निर्माण, या क्या बोलते हैं इसे? बेडलैंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने चंबल के मैदान। अब चंबल नदी द्वारा लाए गए अवसादों से किसका निर्माण होता है? चंबल के मैदानों का निर्माण होता है। इसकी मुख्य बात क्या है? इसे अपन बीहड़ और डांग भी कहते हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण इसका निर्माण होता है। और यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो है काली जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? काली जलोढ़ मृदा। ठीक है, काली जलोढ़ मृदा है। और इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन से, भाई कौन कौन से रीजन में ये स्थित है? जो चंबल, मुख्यतः डांग वाले जो क्षेत्र हैं, डांग, बीहड़, सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी का आंशिक भाग, वहां पर ये चंबल के मैदान स्थित है। ठीक है, मृदा काली जलोढ़ मृदा हो गई। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, एग्जाम में अक्सर आती रहती है, नोट बनाकर लिखो या महत्वपूर्ण का साइन करके जो भी करके लिखो कि भाई अपन को ये पूछ ले कि भाई पूरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक होता है? जो राजस्थान के पूरी मैदान है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है? क्या है? कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा। जनसंख्या घनत्व का कारण यहां पर है उपजाऊ मृदा। क्या है? उपजाऊ मृदा। किसका कारण है? जनसंख्या घनत्व यहां पर होता है अधिक। ठीक है, किसके कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है? क्योंकि यहां पर उपजाऊ मृदा है। तो अपन को क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई जो राजस्थान के पूर्वी मैदानों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर काली जलोढ़ मृदा पाई जाती है और काली जलोढ़ मृदा में उपजाऊपन अधिक है, फसलें ज्यादा होगी। इस कारण फसलें जहां पर ज्यादा होती है, प्राचीन समय में लोग वहां ज्यादा रहते थे, लोगों का वहां पर आकर्षण होता था, लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। आकर्षित किस कारण होते थे? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मृदा है। कौन सी उपजाऊ मृदा है? काली जलोढ़ मृदा। इस कारण राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर वाले, वहां पर जनसंख्या घनत्व जो अपने पश्चिमी जिले हैं उनसे अधिक होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या चंबल के मैदान देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन पूरी मैदान में जो माही के मैदान, बनास बाणगंगा के मैदान और चंबल के मैदान, ये देख लिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट अपना पूरी मैदान वाला जो भाग है वो पूरा हो गया। अब अपना जो भौतिक प्रदेश में इसमें लास्ट भाग रहा है हाड़ौती के पठार। लास्ट पार्ट कौन सा अपना भौतिक प्रदेश में? हाड़ौती के पठार लास्ट भाग है, चौथा कौन सा है? हाड़ौती पठार। क्या है लास्ट भाग अपना? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार पहले अपन ने देखा था माल क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको पहले अपन मैप में देखते हैं, लेकिन अगर अपन ऐसे देखें तो इसको दो तो मुख्य भागों में बांटा है। कैसे? दो मुख्य और तीन इसको गौण भागों में बांटा। ठीक है, भागों में। ठीक है दोस्तों, दो मुख्य भागों में और तीन गौण भागों में। अब दो मुख्य भाग कौन से, तीन गौण भाग कौन से, वो अपन आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको चित्र में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। ये वाला क्षेत्र है जो,
ये राजस्थान का पठारी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो यहाँ तक, ठीक है, ये है राजस्थान का पठारी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें जो दक्षिण में है वो तो है दक्कन का पठार, और जो उत्तर में है उसे अपन बोलते हैं विंध्यन कगार, ठीक है। ये जो विंध्यन कगार है इसकी जो आंतरिक सीमा है ये वाली, यहां पर जीबीएफ महांत सीमा भ्रंश स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? महांत सीमा भ्रंश, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? विंध्यन कगार की जो आंतरिक सीमा है उस ओर, विंध्यन कगार की अगर अपन ऐसे देखें तो उत्तरी सीमा की ओर, ठीक है। ग्रेट बाउंड्री फॉल यहां पर स्थित है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रेट बाउंड्री फॉल किस क्षेत्र में स्थित है ये अपन को पूछ सकता है। कौन से पठार के नजदीक है? तो विंध्यन कगार वाले पठार पर नजदीक है। अब इसको अपन दो मुख्य भागों में देखते हैं, विभाजित करते हैं। दो मुख्य भाग कितने देखे थे अपने? दो। कौन कौन से हैं? एक तो पहला तो है दक्कन का पठार, ठीक है, और दूसरा है विंध्यन कगार, ठीक है दोस्तों। जो हाड़ौती का पठार है उसके मुख्य दो भाग है, दक्कन का पठार और विंध्यन कगार। अपन पहला भाग देखते हैं दक्कन का पठार। पहला भाग क्या देखते हैं अपन? दक्कन का, जो दक्कन पठारी क्षेत्र हैं वो अपन पहला भाग में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, जो जिसका निर्माण दक्कन के पठार का निर्माण लावा द्वारा हुआ है, हाड़ौती के पूरे क्षेत्र का निर्माण बसाल्ट लावे द्वारा हुआ है, ठीक है। हाड़ौती अपन जब वहां पर देख रहे थे तो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था, हाड़ौती और अरावली, ठीक है। तो जो हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है वो बसाल्ट लावे द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? बसाल्ट लावा द्वारा। तो इसके जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः एक तो है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश अपन ने मालव प्रदेश में क्या क्या देखा था? प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र मालव प्रदेश में आता है। दूसरा, एक अपन ने इतिहास अगर किसी ने पढ़ा हो, किसान आंदोलन पढ़ा हो, तो एक अपन ने क्षेत्र देखा था उपरमाल क्षेत्र, ठीक है। उपरमाल का डंका, उपरमाल पंचायत समिति, उपरमाल बोर्ड, वो अपन ने देखे थे। तो मालव प्रदेश एक तो हो गया इसका क्षेत्र, दक्कन के पठार कहाँ स्थित है? मालव प्रदेश में। दूसरा अपना आता है उपरमाल वाला क्षेत्र। कौन सा आता है? उपरमाल वाला क्षेत्र। उपरमाल वाला क्षेत्र में कौन से कहाँ स्थित है उपरमाल वाला क्षेत्र? उपरमाल वाला क्षेत्र एक तो अपना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नाम सुना है आपने? भीलवाड़ा में एक आपने नाम सुना होगा बिजोलिया, किसान आंदोलन के समय देखा था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर भैंसरोरगढ़, चित्तौड़ में स्थित, ठीक है। इसके मध्य का जो पठारी क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसे अपन उपरमाल कहते हैं। तो जो दक्कन का पठार है इसे दक्कन का लावा पठार भी अपन कहते हैं। निर्माण लावे द्वारा होता है, और एक किसका भाग है? दक्षिणी हाड़ौती का भाग है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र है हाड़ौती का। मैप में आपने देखा था ये जो दक्षिण का भाग है इसे अपन क्या कहते हैं? दक्कन का पठार, ठीक है। कहां कहां पर विस्तृत है? एक तो अपना मालव प्रदेश हो गया, एक उपरमाल, बिजोलिया से लेकर भैंसरोरगढ़ को क्या कहते हैं अपन? उपरमाल, ठीक है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र।
नेक्स्ट अपना कौन सा है, दूसरे नंबर का विध्यन कगार। ठीक है दोस्तों, कौन सा है दूसरा अपना, विध्यन कगार। विध्यन एक तो उत्तरी हाड़ौती क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, उत्तरी हाड़ौती क्षेत्र। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। विध्यन कगार कौन सा क्षेत्र अपना, उत्तरी हाड़ौती क्षेत्र। इसमें कौन कौन से, मेन जो बीहड़ और डांग वाला क्षेत्र है, मेन क्षेत्र वो किसके अंतर्गत आता है, विध्यन कगार के अंतर्गत आता है। कौन कौन से जिले शामिल है इसमें, डांग वाले क्षेत्र कौन कौन से जिले शामिल थे, एक तो अपना सवाई माधोपुर है, एक करौली है, और एक है बूंदी का आंशिक भाग। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये विध्यन कगार में है। ठीक है, हाड़ौती देख लिया, दो भागों में बांटा, महान सीमांत प्रदेश देख लिया, दक्कन के पठार, दक्कन का लावा पठार, और दूसरा भाग विध्यन कगार में अपने देखा। दक्कन वाला भाग देख लिया, जो मालव प्रदेश और उपरमाल के मध्य, मतलब उपरमाल कहाँ कहाँ है, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर भैंसरोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उससे क्या कहते हैं अपन, उपरमाल। तो उस रीजन में तो था दक्कन का लावा पठार, निर्माण भी लावा से हुआ था, और दूसरा था विध्यन कगार। विध्यन कगार का निर्माण जो डांग और बीहड़ वाला क्षेत्र है उसे अपन विध्यन कगार या विध्यन पठारी क्षेत्र कहते हैं। कौन कौन से जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी का कुछ आंशिक भाग। ठीक है, ये होगा अपना विध्यन कगार। अब यहां पर कुछ मुख्य प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं विध्यन कगार में, कौन कौन सी है, एक तो होता है बलुआ पत्थर, ठीक है, एक होता है कोटा स्टोन, एक काला पत्थर। ये प्रमुख पत्थर जो हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोटा स्टोन से कौन से क्षेत्र में हो गया, कोटा। ठीक है, हीरा भी देख लो यहां पर। ठीक है, और बलुआ पत्थर कहां हो गया, मुख्यतः ये भरतपुर में पाया जाता है, सैंड ड्यून्स कहते हैं इसे, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मुख्य जो पत्थर या मुख्य चट्टानें होती हैं, वो कौन से रीजन में पाई जाती है, अपने हाड़ौती क्षेत्र में। ये अपना हाड़ौती क्षेत्र हो गया, पूरी मैदानी भाग हो गया। इससे पहले अपन अरावली और मरुस्थल तो कर ही दिया था। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और रहा है, इसके जो 3 गौण भाग थे, 3 गौण भाग, वो कौन कौन से, वो अपन देखते हैं। 3 भाग है गौण। ठीक है, एक तो है जो एक क्षेत्र है वो है अर्धचंद्राकार का है, अर्धचंद्राकार आकृति में, एक कैसी आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति में। ठीक है, ये अपन पहाड़ियों में भी देखा था, अरावली वाले पहाड़ियों में अपन जो आकृति के रूप में पहाड़ियां देख रहे थे वहां पर भी इसको देखा था। इसमें मुख्यतः बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, रीजन कौन से हो गए, हाड़ौती वाला क्षेत्र, बूंदी, कोटा और झालावाड़ वाला क्षेत्र। दूसरा आता है इसमें शाहाबाद उच्च भूमि। ठीक है, ये जो है शाहाबाद उच्च भूमि, ये अपने 12 में है, और ये घोड़े के नाल की आकृति का है। कैसी है, घोड़े की नाल की आकृति होती है ना, उस प्रकार का है, और कहां पर है, 12 में। ठीक है, तीसरा अपना है डग गंगधर पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये इसके 3 गौण भाग है।
कौन सा है अपना? बूंदी मुकुंदरा हिल्स वाला, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स वाला, ठीक है। दूसरा है शाहबाद उच्चभूमि बारह क्षेत्र, एक है डग गंगदर वाला क्षेत्र। ये इसके 3 गौण, मुख्य 2 भाग देख ले, दक्कन और विंध्य का। 3 गौण कौन से हैं? एक तो है बूंदी और मुकुंदरा हिल्स वाला भाग, एक है शाहबाद उच्चभूमि वाला भाग जो 12 में है। यहाँ पर एक क्रेटर झील भी है, रामगढ़ क्रेटर झील कहते हैं जिसे, और तीसरा है डग गंगदर, ये पाया जाता है अपने झालावाड़ में, ठीक है दोस्तों। हो गई अपनी अपना जो भौतिक प्रदेश है वो पूरा हो गया, जिसमें अपने उसके जो चारों भाग है उसको अच्छे तरीके से देख लिया। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे साथ जुड़े रहना। और ये जो भौतिक प्रदेश मैंने आपको जो भी क्लासें होगी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, अरावली से, मरुस्थल से, हाड़ौती से या मैदानों से अनेक को क्वेश्चन बनते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।